हाँ, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम के विषय में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 1 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आप इसको दोस्तों डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे मौद्रिक नीति। दोस्तों, ये मौद्रिक नीति का पार्ट 2 वीडियो होगा। इसमें हम दोस्तों जानेंगे कि आखिर मौद्रिक नीति देश में ब्याज दरों के निर्धारण में किस प्रकार से भूमिका निभाती है। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरणों की। कि दोस्तों, तो हमने इसकी पिछले वीडियो में मौद्रिक नीति को 2 प्रकार से डिवाइड किया था। दोस्तों, कुछ थे मात्रात्मक उपकरण और कुछ थे दोस्तों गुणात्मक उपकरण। तो आज हम इन मात्रात्मक उपकरणों में दोस्तों बात करेंगे कि जो भी दोस्तों आरबीआई बैंक होता है, तो आरबीआई दोस्तों मुद्रा को जारी करता है और मांग और पूर्ति का निर्धारण करता है। दोस्तों, डिमांड और सप्लाई की चेन का दोस्तों बैलेंस करता है आरबीआई बैंक। और दोस्तों, आरबीआई जो बैंक होता है वो मांग और पूर्ति में वृद्धि या कमी करता है कि दोस्तों हमको डिमांड एंड सप्लाई में कमी करना है या वृद्धि करना है। तो दोस्तों, इसकी जो पूरी नीति तैयार करता है वो करता है आरबीआई बैंक। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं दोस्तों मात्रात्मक उपकरण में हमारा जो दोस्तों पहला रेट है उसका नाम है दोस्तों बैंक दर। इसको दोस्तों बोलते हैं क्या, बैंक रेट। क्या होता है दोस्तों, बैंक रेट होता है। आज हम दोस्तों समझेंगे कि बैंक रेट क्या होता है। तो दोस्तों, बैंक रेट का मतलब ये होता है कि जब आरबीआई बैंक और व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है तो उसे बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर से दोस्तों मतलब बहुत ही सीधी भाषा में ये होता है, जब भी आरबीआई बैंक किसी भी दोस्तों बैंक को क्या करता है, जब दोस्तों आरबीआई बैंक अपने दोस्तों नीचे वाले बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है और कौन सी न्यूनतम ब्याज पर, किसी न्यूनतम ब्याज पर जब भी आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है तो दोस्तों उसको बोलते हैं बैंक रेट। वो जो पैसा बैंक आरबीआई से प्राप्त करते हैं वो बैंक रेट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और बैंक रेट दोस्तों बैंकों को दिया जाता है जो बैंक दोस्तों घाटे में चल रहे होते हैं। और दोस्तों, जिन बैंकों को उबारना होता है उनको बैंक रेट के माध्यम से आरबीआई पैसा देता है। इसमें अगर दोस्तों बात करें कि जो बैंक दर है, जो बैंक रेट है, उसका दोस्तों महंगाई और मंदी पर क्या असर पड़ेगा। कि अगर हम दोस्तों बैंक दर को बढ़ा दें या ये दोस्तों बैंक दर को कम कर दें तो उसका जो भी देश में महंगाई है और मंदी है तो उसमें क्या असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था में महंगाई को रोकने के लिए बैंक रेट को बढ़ाया जाता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं कि अगर बैंक दर में वृद्धि कर दिया जाए, अगर दोस्तों आरबीआई अपने जो बैंक रेट है अगर उसमें दोस्तों वृद्धि कर दे तो क्या असर पड़ेगा, कि बैंक दर में कमी कर दी जाए तो क्या असर पड़ेगा। इसके विषय में दोस्तों हम जानते हैं। इसके विषय में दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आरबीआई अपने बैंक रेट में वृद्धि कर दे तो उसका दोस्तों जो पहला असर ये होगा, जो दोस्तों बैंक हैं वो बैंक दोस्तों आरबीआई से बहुत कम मात्रा में ऋण लेंगे। इसका मतलब साफ यही है कि अगर आरबीआई अपने बैंक रेट में वृद्धि करता है तो इससे जो बैंक हैं वो आरबीआई से क्या लेंगे, पैसा दोस्तों कम लेंगे। वो आरबीआई से पैसा कम लेंगे और क्यों कम लेंगे, क्योंकि बैंक रेट में वृद्धि हो गई है। और जब दोस्तों बैंक आरबीआई से पैसा कम लेंगे तो दोस्तों बैंकों के पास पैसा कम हो जाए, क्या हो जाएगा, तो दोस्तों बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा। इससे इससे बैंकों के पास पैसा कम जाएगा। जब बैंकों के पास पैसा कम जाएगा तो इससे जो बैंक हैं वो लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट मतलब कि उच्च दरों में पैसा देंगे, क्योंकि बैंकों के पास पैसा नहीं है। जो भी पैसा बचा हुआ है वो अब लोगों को बहुत हाई रेट पर देंगे। और दोस्तों, जब लोगों को बैंकों से पैसा उच्च दरों पर मिलेगा तो इससे दोस्तों लोगों की जेब में पैसा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि लोग बैंक से पैसा नहीं लेंगे। बैंक से पैसा नहीं लेंगे क्योंकि बैंक उनको हाई रेट पर दोस्तों पैसा देगा। इसीलिए जो लोग हैं वो बैंकों से पैसा कम लेंगे। और जब लोग बैंकों से पैसा कम लेंगे तो दोस्तों लोगों की जेब में पैसा कम जाएगा। जब लोगों की जेब में पैसा कम जाएगा तो लोग बाजार में पैसे को कम खर्च करेंगे। जब लोगों की जेब में पैसा कम जाएगा तो इससे दोस्तों जो लोग हैं वो बाज़ार में पैसे को कम खर्च करेंगे। और जब दोस्तों पैसे को बाज़ार में कम खर्च करेंगे तो इससे दोस्तों बाज़ार में वस्तुओं की कीमत में कमी हो जाएगी। जब दोस्तों लोगों की जेब में पैसा रहेगा ही नहीं तो वो बाज़ार में पैसा खर्च करेंगे नहीं। और जब दोस्तों बाज़ार में पैसा और खर्च नहीं करेंगे तो इससे जो वस्तुओं की कीमत है, जो प्राइस है, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और इसी के बहाने महंगाई भी कम हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये दोस्तों आरबीआई का बिल्कुल सीधा दोस्तों काम होता है। अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो आप बैंक रेट को बढ़ा दीजिए, है ना। जब आप बैंक रेट बढ़ा देंगे तो बैंक
बैंक ही आपसे पैसा नहीं ले पाएँगे और जब बैंक आपसे पैसा नहीं लेंगे, तो बैंक लोगों को पैसा देंगे नहीं। जब देंगे नहीं तो दोस्तों मार्केट में पैसा नहीं पहुँचेगा। जब मार्केट में पैसा नहीं पहुँचेगा, तो ऑटोमैटिक क्या होगी, महँगाई कम हो जाएगी। इसमें दोस्तों महँगाई को कम करने का आरबीआई का सीधा फंडा होता है कि जितना पैसा मार्केट में है, उसको खींच लो, उसको बाहर निकाल लो और जब आप पूरा मार्केट का पैसा बाहर निकल जाएगा, तो ऑटोमैटिक महँगाई कम हो जाएगी। अगर आपको महँगाई कम करना है, तो जो भी बाज़ार में पैसा घूम रहा है, लोगों के पास भर-भर के पैसा है, उस पैसे को निकाल लो, उस पैसे को बाज़ार से बाहर निकाल लो, ऑटोमैटिक महँगाई कम हो जाएगी। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर हम दोस्तों बैंक बैंक दर को कम कर दें, अगर हम यहाँ पर दोस्तों आरबीआई जो है, अगर वो बैंक रेट को कम कर दी, तो अगर वो बैंक रेट को कम करेगा तो सीधा इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जो बैंक है वो आरबीआई से ज़्यादा ऋण लेंगे। जो बैंक रेट है वो बहुत कम है। इसके बाद दोस्तों जब ये अधिक ऋण लेंगे, तो इससे बैंकों के पास पैसा अधिक होगा और जब बैंकों के पास पैसा अधिक होगा, तो बैंक लोगों को कम दरों पर लोन देंगे क्योंकि अब बैंकों के पास भर-भर के पैसा है। इसीलिए लोगों को जो बैंक है वो बहुत ही कम दरों पर, बहुत ही लो रेट पर पैसा देंगी और जब दोस्तों बैंक लोगों को पैसा देंगे, तो इससे लोगों की जेब में पैसा अधिक आएगा। जब लोगों की जेब में पैसा अधिक आएगा, तो लोग पैसा अधिक खर्च करेंगे और जब लोग पैसा अधिक खर्च करेंगे, तो इससे बाज़ार में वस्तुओं की माँग और कीमत में वृद्धि होगी। क्योंकि अब दोस्तों बाज़ार में पैसा पहुँच गया है और जब पैसा बाज़ार में पहुँच जाता है, तो ऑटोमैटिक डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाती है और जब दोस्तों वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, तो इससे जो भी दोस्तों मार्केट में मंदी है, वो दोस्तों मंदी दूर हो जाएगी और अब दोस्तों मार्केट में मंदी नहीं रहेगी। तो ये आरबीआई का फंडा होता है मंदी को दूर करने का। अगर मंदी को आपको दूर करना है, तो आपको बाज़ार में पैसा डालना पड़ेगा। जब आप बाज़ार में पैसा डाल देंगे, तो लोगों की जेब में पैसा पहुँच जाएगा और जब लोगों की जेब में पैसा पहुँच जाएगा, तो लोग दोस्तों भर-भर के उसका खर्च करेंगे और जब लोग अधिक मात्रा में खर्च करेंगे, तो ऑटोमैटिक दोस्तों वहाँ से जो मंदी है वो दूर हो जाएगी। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं रेपो रेट की, कि आखिर दोस्तों रेपो रेट क्या होता है? इसके विषय में मैं बात करते हैं। तो दोस्तों रेपो रेट भी एक मौद्रिक नीति का हिस्सा है। इसको भी आरबीआई के द्वारा लाया जाता है। इसके बाद हम दोस्तों रेपो रेट की बात करते हैं, तो जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट जब भी आरबीआई किसी भी बैंक को दोस्तों क्या देता है? अल्पकालीन ऋण देता है, तो वो रेपो रेट कहलाता है। इसमें जो आरबीआई है, वो बैंक को किस प्रकार का ऋण देता है? अल्पकालिक ऋण देता है, थोड़े समय के लिए ऋण दे रहा है, बहुत ही कम समय के लिए ऋण दे रहा है, तो ऐसे बैंक को दोस्तों रेपो रेट कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था बैंक रेट। बैंक रेट दोस्तों दीर्घकालीन ऋण होता है। जब दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई किसी भी बैंक को ऋण देता है, तो दोस्तों क्या होता है? बैंक दर होता है। रेपो दर में जो आरबीआई होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बैंक को पैसा देता है, उसको दोस्तों बोलते हैं रेपो रेट। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है, तो उसका प्रभाव क्या होता है? और अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है, तो उसका प्रभाव क्या होता है? इसमें अगर दोस्तों बात करें कि अगर आरबीआई से बैंक कम मात्रा में ऋण लेंगे, अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट का मतलब दोस्तों होता है पैसे पर लगने वाली ब्याज। अगर आरबीआई अपने पैसे पर लगने वाली ब्याज को बढ़ा देगा, तो इससे जो बैंक है वो कम पैसा लेंगी और जब दोस्तों बैंक कम पैसा लेंगे, तो इससे बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा। जब बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो बैंक दोस्तों जनता को उच्च दरों पर हाई इंटरेस्ट रेट हाई रेट पर पैसा उधार देंगे। जब दोस्तों हाई रेट पर पैसा उधार देंगे, तो इससे लोग जो हैं दोस्तों, लोग बैंकों से कम पैसा लेंगे और जब दोस्तों लोग बैंकों से कम पैसा लेंगे, तो लोग बाज़ार में कम पैसा खर्च करेंगे। दोस्तों फंडा वही है। मेन आरबीआई का मतलब ही दोस्तों पैसे को निकालना और डालना है। तो जब दोस्तों लोग पैसा कम लेंगे, तो लोग दोस्तों बाज़ार में पैसा कम खर्च करेंगे और जब दोस्तों लोग बाज़ार में पैसा कम खर्च करेंगे, तो वस्तुओं की जो कीमतें कम थी, तो दोस्तों वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाएगी और जब इसमें वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाएगी, तो दोस्तों बाज़ार में जो महँगाई है, तो महँगाई भी कम हो जाएगी। क्योंकि अब दोस्तों लोगों की जेब में पैसा रह ही नहीं गया है और जब लोगों की जेब में पैसा नहीं है, तो इससे लोग दोस्तों बाज़ार में बहुत कम मात्रा में पैसा खर्च करेंगे और जब बाज़ार में बहुत कम मात्रा में पैसा खर्च करेंगे, तो इससे दोस्तों जो महँगाई है वो कंट्रोल हो जाएगी। इससे क्या होगा? जो दोस्तों बाज़ार में बढ़ी हुई महँगाई है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं
कि जब आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है, तो अगर आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया है, तो इससे जो दोस्तों बैंक हैं, वो अधिक मात्रा में क्या लेंगे? लोन लेंगे, अधिक मात्रा में पैसे लेंगे आरबीआई से। जब बैंक अधिक मात्रा में पैसे लेंगे, तो इससे दोस्तों बैंकों के पास पैसा अधिक हो जाएगा। जब बैंकों के पास पैसा अधिक होगा, तो बैंक भी दोस्तों जनता को बहुत ही कम दरों पर पैसा देंगे। और जब दोस्तों बैंक जनता को दोस्तों कम दरों पर पैसा देंगे, तो इससे लोग भी क्या करेंगे? लोग भी पैसा अधिक लेंगे। और जब दोस्तों लोग पैसा अधिक लेंगे, तो लोग उस पैसे को बाज़ार में अधिक खर्च करेंगे। और जब लोग उस पैसे को बाज़ार में अधिक खर्च करेंगे, तो दोस्तों बाज़ार में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि अब लोगों की जेब में पैसा बहुत है, इसीलिए लोग दोस्तों उस पैसे को बाज़ार में अधिक खर्च कर रहे हैं। जब लोग उस पैसे को बाज़ार में अधिक खर्च करेंगे, तो इससे दोस्तों वस्तुओं की जो कीमतें हैं, उसमें वृद्धि हो जाएगी। जब दोस्तों वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी, तो जो भी दोस्तों देश में मंदी का माहौल है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये होता है महँगाई को कंट्रोल करना और मंदी को कंट्रोल करना। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। दोस्तों अब देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसके विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है। अभी तक दोस्तों आपने ये सुना है कि आरबीआई बैंकों को पैसा देता है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है दोस्तों? आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है ना? आरबीआई क्या करता है? बैंकों से पैसा लेता है। अब आप ये बताइए कि आरबीआई ऐसा करता क्यों है? आरबीआई बैंकों से पैसा आखिर क्यों ले रहा है? तो दोस्तों इसका दोस्तों सीधा उद्देश्य ये है कि जब बैंकों के पास दोस्तों अधिक मात्रा में पैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा हो जाता है, तो दोस्तों ये जो बैंक होते हैं ना, ये बैंक जनता को बहुत अधिक मात्रा में पैसा देते हैं। जब वो दोस्तों पैसा जनता के पास बहुत अधिक मात्रा में पहुँच जाएगा, तो दोस्तों वो जनता भी बाज़ारों में पैसा भर-भर के खर्च करेगी। और जब उस पैसे को बाज़ार में अधिक मात्रा में पहुँच जाएगा, तो उससे महँगाई बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा? उससे दोस्तों डिमांड बढ़ जाएगी। जब जब डिमांड बढ़ जाएगी, तो महँगाई भी उससे बढ़ जाएगी। तो आरबीआई देखता है कि अगर बैंकों के पास ज़्यादा मात्रा में पैसा पहुँच गया, है ना? दोस्तों अगर बैंकों के पास अधिक मात्रा में पैसा है, तो आरबीआई उस पैसे को दोस्तों ले लेता है ना? तो आरबीआई दोस्तों उस पैसे को अल्पकालीन ऋण के रूप में अपने पास रख लेता है। क्यों क्यों रख लेता है? क्योंकि ये बैंक दोस्तों उस पैसे को जनता को दे ना पाएँ, इसीलिए आरबीआई उस पैसे को अपने पास ले लेता है। और आरबीआई जब पैसे को लेता है, तो आरबीआई दोस्तों उस पैसे पर ब्याज भी देता है। जब दोस्तों पैसा आरबीआई बैंकों से लेता है, पैसे पर जो आरबीआई है, वो बैंकों को ब्याज भी देता है। तो आपने दोस्तों ये समझा कि दोस्तों जो रिवर्स रेपो रेट है, आखिर इसको क्यों लाया गया है? तो आरबीआई ने दोस्तों ये बैंकों से पैसा अपने पास खींचने के लिए रिवर्स रेपो रेट लेकर के आती है। ये इसका दोस्तों ये मतलब यही होता है कि रिवर्स रेपो रेट के तहत जो भी बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, उसको आरबीआई अपने पास दोस्तों ले लेती है, ताकि ये बैंक फालतू जनता को पैसा ना देने पाएँ। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों क्या होगा अगर दो कि जब बैंक आरबीआई को बहुत अधिक मात्रा में रिवर्स रेपो रेट का पैसा दोस्तों दे देंगे, तो उसका मतलब क्या निकलेगा? और इसमें हम दूसरी ओर देखेंगे कि क्या होगा जब बैंक जो हैं वो आरबीआई को बहुत कम मात्रा में पैसा देंगे। तो इन दोनों का दोस्तों हम मतलब समझेंगे। इसमें समझते हैं कि दोस्तों जब बैंक आरबीआई को अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध कराएँगे, जब बैंक आरबीआई को दोस्तों अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध कराएँगे, तो इसका मतलब ये होगा कि बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा। क्योंकि जो भी पैसा था बैंकों के पास, तो उस पैसे को बैंकों ने आरबीआई बैंक के पास ऋण के रूप में दे दिया है। तो जब ये दोस्तों होगा, तो इससे क्या होगा कि इससे बैंकों के पास दोस्तों पैसा कम हो जाएगा। जब बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो बैंक जनता को पैसा कम देंगे। जब बैंक जनता को पैसा कम देंगे, तो लोग दोस्तों बाज़ार में पैसा कम खर्च करेंगे। और जब लोग बाज़ार में पैसा कम खर्च करेंगे, तो इससे दोस्तों वस्तुओं की जो कीमतें वो कम हो जाएँगी। जब लोग ही बाज़ार में पैसा को खर्च नहीं करेंगे, तो इससे जो वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतें हैं, वो कम हो जाएँगी। और जब वस्तुओं की दोस्तों बढ़ी हुई कीमतें कम हो जाएँगी, तो उससे जो महँगाई है, वो ऑटोमैटिक कंट्रोल हो जाएगी। तो इससे महँगाई ऑटोमैटिक कंट्रोल हो जाएगी। तो ये मतलब होता है रेपो रेट को बढ़ाने का, है ना? तो अगर दोस्तों बैंकों ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा? इससे महँगाई कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इससे महँगाई कम हो जाएगी, है ना? अगर दोस्तों बैंकों ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, अगर तो रेपो रेट का निर्धारण आरबीआई करता है, तो अगर आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा?
दो दोस्तों क्या होगा कि इससे जब बैंक है ना अब, तो बैंक आरबीआई को कम मात्रा में पैसा देंगे। जब रेपो रेट कम हो जाएगा, तो रेपो रेट का मतलब ही होता है उस पैसे पर मिलने वाली ब्याज। जब उन बैंकों को आरबीआई के द्वारा पैसे पर बहुत कम मात्रा में ब्याज मिलेगी, तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास नहीं रखेंगे, क्योंकि अब उसमें ब्याज कम मिल रही है। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है कि बैंक जो होते हैं वो आरबीआई को कम मात्रा में पैसा देंगे, और जब बैंक आरबीआई को कम मात्रा में पैसा देंगे, तो बैंकों के पास पैसा अधिक रहेगा। अब तो दोस्तों बैंकों के पास पैसा ही पैसा, क्योंकि जो पैसा देना था आरबीआई में, तो उस पैसे को बैंकों ने अपने पास रख लिया है। तो इससे बैंकों के पास पैसा अधिक रहेगा। जब बैंकों के पास पैसा अधिक रहेगा, तो बैंक के जनता को अधिक पैसा देंगे, और जब बैंक जनता को अधिक पैसा देंगे, तो लोग पैसे को अधिक खर्च करेंगे। जब लोग पैसे को अधिक खर्च करेंगे, तो इससे दोस्तों जो भी दोस्तों मंदी बाज़ार में है, तो इससे मंदी से राहत मिलेगी। जो भी बाज़ार में बढ़ी हुई मंदी है, उससे दोस्तों बाज़ार में मंदी कम हो जाएगी। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं सीआरआर। इसको दोस्तों बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात। तो इसमें हम समझते हैं कि नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो आखिर ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं हम। इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि जो बैंक है ना बैंक, तो दोस्तों बैंकों को एक शर्त दी जाती है, और वो शर्त दोस्तों देता है आरबीआई। इसमें दोस्तों बैंकों को बैंक खोलने के पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उसको दोस्तों फॉलो करना पड़ता है। और दोस्तों जो टर्म एंड कंडीशन है, ये आरबीआई के माध्यम से दी जाती हैं। इसमें अगर बात करें, तो दोस्तों सीआरआर का मतलब क्या होता है? इसका दोस्तों मतलब ही होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये है कि बैंकों को दोस्तों कुल जमा राशि का, बैंकों के पास जितनी भी पूरी राशि जमा है ना? बैंकों के पास जितनी भी राशि जमा है, उसका कुछ एनडीटीएल दोस्तों परसेंटेज होता है, जो बैंकों के पास कुल जमा राशि का होता है। तो उसका कुछ प्रतिशत दोस्तों क्या होता है? उसका दोस्तों कुछ प्रतिशत बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जो भी कुल जमा राशि है, तो कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और दोस्तों ये जो परसेंटेज है ना, इस परसेंटेज को आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है। आप दोस्तों समझे नहीं होंगे, मुझे ये उम्मीद है। तो मैं अगर आपको ये दोस्तों समझाऊँ कि बैंकों के पास क्या होता है, बैंकों के पास जितनी भी जमा राशि होती है, तो दोस्तों उस जमा राशि का कुछ परसेंटेज जो है, वो आरबीआई के पास रखना होता है बैंकों को। ये दोस्तों राशि फिक्स करता है आरबीआई। आरबीआई इसमें दोस्तों समय-समय पर और बढ़ा भी देता है और कम भी कर देता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं सीआरआर। तो सीआरआर के माध्यम से कुछ पैसा बैंकों को मतलब परसेंटेज के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। इससे 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 होता क्या है? तो दोस्तों आरबीआई इस राशि पर बैंक को कोई ब्याज नहीं देता है। तो ये भी दोस्तों बैंकों के लिए घाटा है कि एक तो आरबीआई को पैसा का पैसा देना है, और दोस्तों उसमें कुछ ब्याज भी नहीं मिल रही है। तो जब भी बैंक आरबीआई के पास कुछ परसेंटेज फिक्स के रूप में पैसा रखते हैं, तो इसमें जो आरबीआई बैंक है, वो दोस्तों बैंकों को कोई ब्याज नहीं देता है। इसमें ब्याज कुछ नहीं मिलती है। तो अगर इसमें ब्याज नहीं मिलती है, तो फिर ये पैसा रखते क्यों हैं? तो दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य दोस्तों होता है कि आरबीआई देश में महँगाई अगर अधिक है, तो इसमें सीआरआर को बढ़ा देता है, और मंदी है अगर, तो सीआरआर को कम कर देता है। तो आरबीआई दोस्तों इसके माध्यम से महँगाई और मंदी को कंट्रोल करता है। मैंने दोस्तों इसके पहले वीडियो में अभी आपको ये बताया था कि आरबीआई का दोस्तों मेन काम होता है महँगाई और मंदी को कंट्रोल करना। ये दोस्तों महँगाई और मंदी के लिए देश में सीआरआर या अन्य चीज़ों को लाया जाता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, इसके बाद बाद अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाए, अगर दोस्तों देश में सीआरआर को बढ़ा देते हैं, तो इससे दोस्तों क्या असर पड़ेगा? और अगर हम सीआरआर को कम कर देते हैं, तो इससे क्या असर पड़ेगा? आखिर सीआरआर का निर्धारण तो आरबीआई है ना। अगर दोस्तों आरबीआई बैंक सीआरआर को बढ़ाता है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आरबीआई बैंक सीआरआर को कम करता है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में दोस्तों हम देखते हैं। अगर आरबीआई जब जब आरबीआई सीआरआर को बढ़ाता है, तो बैंकों को आरबीआई के पास अधिक मात्रा में पैसा रखना पड़ता है। इसका दोस्तों मेन मतलब यही है कि जब भी आरबीआई सीआरआर को बढ़ाएगा, मतलब कि परसेंटेज को बढ़ाएगा,
अब दोस्तों बैंकों को आरबीआई के पास अधिक मात्रा में अपनी पूँजी रखनी पड़ेगी और ये फिक्स करेगा कौन? आरबीआई। बैंक को पैसा कम हो जाए अगर जब दोस्तों बैंक अधिक मात्रा में आरबीआई के पास अपना पैसा को दोस्तों वो रखेगा, तो वहाँ पर बैंक के पास जो पैसा है वो कम हो जाएगा और जब बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, तो इससे बैंक जो है वो जनता को कम पैसा देंगे और जब भी बैंक जनता को दोस्तों कम पैसा देंगे, तो इससे जो जनता की जेब में पैसा कम पहुँचेगा और जब जनता की जेब में पैसा कम पहुँचेगा, तो इससे जनता दोस्तों बाज़ार में पैसे को बहुत ही कम मात्रा में खर्च करेगी और जब दोस्तों और जनता बाज़ार में बहुत कम मात्रा में पैसे को खर्च करेगी, तो जो भी बाज़ार में बढ़ी हुई वस्तुओं की कीमतें हैं, वो ऑटोमैटिक दोस्तों डाउन हो जाएँगी और इससे महँगाई भी दोस्तों कम हो जाएगी और देश को महँगाई से राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सभी कार्य क्या होते हैं? ये सभी कार्य होते हैं दोस्तों सीआरआर को बढ़ाने की। अब हम समझते हैं कि अगर आरबीआई सीआरआर को कम कर दे, तो इसका असर क्या पड़ेगा? तो आरबीआई सीआरआर को कम कर देती है। तो जब आरबीआई बैंक सीआरआर को कम कर देती है, तो इससे जो बैंक हैं, वो आरबीआई के पास कम मात्रा में पैसा देंगे। जब सीआरआर का परसेंटेज गिरा देगी, तो इससे जो आरबीआई के पास दोस्तों कम पैसा आएगा, है ना? बैंक जो हैं अब आरबीआई के पास बहुत कम मात्रा में मतलब पैसा देंगी। भाई जो बैंकों का पैसा जा रहा है ज़्यादा मात्रा में, वो सीआरआर कम जाएगा तो ऑटोमेटिक वो कम पैसा बैंकों के पास जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे बैंक पैसा अधिक मात्रा में दोस्तों लेंगी, है ना? तो जब भी बैंक आरबीआई के पास इसमें दोस्तों कम पूँजी देंगे और इससे बैंक जो है वो हाँ, इससे दोस्तों बैंकों के पास पैसा अधिक मात्रा में होगा और जब बैंकों के पास पैसा अधिक मात्रा में होगा, तो बैंक जनता को भी पैसा अधिक मात्रा में देंगे। जब दोस्तों जनता को पैसा अधिक मात्रा में देंगे, तो इससे लोगों की जेब में पैसा अधिक आएगा। जब लोगों की जेब में पैसा अधिक आएगा, तो इससे दोस्तों जो लोग हैं, वो पैसा को बहुत अधिक मात्रा में बाज़ारों में खर्च करेंगे और जब दोस्तों पैसा को बहुत अधिक मात्रा में बाज़ारों में खर्च करेंगे, तो इससे जो भी दोस्तों मंदी देश में छाई हुई है, इससे मंदी देश में दोस्तों कम हो जाएगी और एकदम डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है वो इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये दोस्तों मतलब होता है महँगाई और दोस्तों मंदी इसके बाद दोस्तों तो हम बात करते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। दोस्तों समझते हैं कि वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर एसएलआर क्या है? इसको दोस्तों बोलते हैं स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके बारे में समझते हैं। ये भी दोस्तों एक मौद्रिक नीति का हिस्सा है और इसको भी आरबीआई बैंक के द्वारा बनाया गया है। इसमें दोस्तों हम समझते हैं कि दोस्तों एसएलआर होता क्या है? तो दोस्तों एसएलआर का मतलब होता है कि जब भी व्यापारिक बैंकों को दोस्तों अपने कुल जमा का एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखना होता है, जिसे एसएलआर कहा जाता है और इसे आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। मतलब इसमें दोस्तों कहने का मतलब साफ है कि जो एसएलआर होता है, इसमें जब भी बैंक जो होते हैं, जो भी बैंक होते हैं, तो बैंकों को दोस्तों अपने पास जो उनके पास कुल जमा राशि है, तो उसका दोस्तों कुल जमा राशि का और कुछ परसेंट अपने पास रखना होता है। अब वो क्या रखेंगे अपने पास में? तो दोस्तों इसका निर्धारण करता है आरबीआई। तो आरबीआई कहता है कि या तो आप अपने पास नकद रखो, कैश रखो या तो दोस्तों स्वर्ण रखो या तो प्रतिभूति रखो। आपके पास नकद है तो आपको नकद रखना है, स्वर्ण है तो सोना भी रखना है और प्रतिभूति भी रखना है। ये तीनों चीज़ें जो है आपको अपने पास रखनी हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को फिक्स करता है आरबीआई। तो आरबीआई दोस्तों ये क्यों करता है चीज़ें फिक्स? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर दोस्तों कल के दिन बैंक अगर डूब जाता है, बैंक में दोस्तों कुछ घटनाएँ हो जाती हैं, कुछ प्राकृतिक घटनाएँ हो जाती हैं या कुछ भी हो जाता है, तो कम से कम जो बैंक के पास जो राशि जमा है, जो वो अपने पास कैश में राशि रखे हुए है, वो दोस्तों कल के दिन उसके उसकी प्रतिभूति और ग्राहकों के लिए और दोस्तों वो राशि काम में आएगी। इसीलिए आरबीआई प्रत्येक बैंक से अपने पास अब ये राशि आरबीआई के पास जमा नहीं होती है, ये राशि दोस्तों बैंकों को खुद अपने पास रखना होता है और इसका निर्धारण आरबीआई करता है। तो आरबीआई दोस्तों इसमें बोलता है कि या तो आप नकद के रूप में रख लें या दोस्तों सोने के रूप में या प्रतिभूति के रूप में, मतलब पेपर्स के रूप में, बॉन्डिंग पेपर्स के रूप में। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आरबीआई निर्धारित करता है, तो जो प्रत्येक बैंक होते हैं वो अपने पास ये सब चीज़ें रखते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि यह जो दोस्तों परसेंटेज है, ये आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है। आरबीआई अधिक महंगाई पर, जब भी देश में अधिक महंगाई होती है, तो आरबीआई दोस्तों एसएलआर को बढ़ा देता है और जब भी दोस्तों मंदी का दौर होता है, तो आरबीआई एसएलआर को कम कर देता है और जिससे बैंक अधिक मात्रा में अपने पास पैसा को रखते हैं। इसके बाद हम दोस्तों समझते हैं
कि एसएलआर का बैंकों पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में हम दोस्तों समझते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। बैंकों के पास जमा राशि तो अगर दोस्तों बैंकों के पास 100 रुपए जमा कितने अगर बैंकों के पास कुल राशि 100 रुपए जमा है, अगर आरबीआई ने उसमें दोस्तों 18.5% एसएलआर को जोड़ दिया, अगर बैंक के पास 100 रुपए हैं और उसमें से आरबीआई ने 18.5% दोस्तों एसएलआर को जोड़ दिया, तो अब दोस्तों बैंकों के पास 81 रुपए हैं। दोस्तों एसएलआर को काटने के बाद अब केवल बैंकों के पास 81 रुपए हैं। तो अब बैंकों को 81 रुपए में ही लोगों को कर्ज देना है और लोगों को लोन देना है, क्योंकि 100 रुपए थोड़ी उसके पास में है। अब दोस्तों 100 रुपए में से साढ़े 18% तो एसएलआर निकल गया। एसएलआर को बैंकों को अपने पास रखना ही है ना। अब दोस्तों बैंकों के पास केवल 81 रुपए बचे हुए हैं। तो ये दोस्तों बैंकों को देने के लिए बची हुई है ये। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, मान लो बैंकों के पास कुल जमा राशि 100 रुपए है, उसमें 30 रुपए अगर आरबीआई ने दोस्तों 30% अगर आरबीआई ने एसएलआर को लगा दिया, तो अब केवल बैंकों के पास 70 रुपया है। अब दोस्तों इसी 70 रुपया में बैंकों को लोन देना है, कर्ज देना है और दोस्तों हर चीज़ इसी 70 रुपए में करनी है। तो ये दोस्तों मतलब होता है एसएलआर का। हमने एसएलआर को दोस्तों इस प्रकार से समझा है। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर हम एसएलआर को कम कर दें या एसएलआर को बढ़ा दें, तो उसमें दोस्तों देश में मंदी और महंगाई पर क्या असर पड़ेगा। अगर दोस्तों आरबीआई एसएलआर को बढ़ा देती है, मान लो आरबीआई कल के दिन एसएलआर को बढ़ा देती है, तो अगर दोस्तों आरबीआई एसएलआर को बढ़ा देती है, तो जब आरबीआई एसएलआर को बढ़ाती है तो क्या होता है, तो बैंकों को अपने पास अधिक पूंजी रखनी पड़ेगी। जब आरबीआई एसएलआर को बढ़ाएगी तो बैंकों को दोस्तों अधिक परसेंटेज में अपने पास पूंजी को रखना पड़ेगा, पैसे को रखना पड़ेगा। जब बैंक अपने पास अधिक मात्रा में पूंजी को रखेंगे तो इससे दोस्तों तरलता में कमी आएगी और ब्याज दरों में तेजी आएगी, क्योंकि अब दोस्तों बैंक के पास कम पैसा है, उनको अधिक मात्रा में पैसा अपने पास रखना पड़ रहा है और वो एसएलआर का पैसा खर्च कर नहीं सकते हैं, उसको लोगों को दे नहीं सकते हैं। तो अब जो उनके पास पैसा बचा हुआ है उसी पैसे को देना है दोस्तों लोगों को। तो इसमें बैंक क्या दोस्तों करेंगे क्या? इसमें बैंक दोस्तों अपनी जो रेट है, जो दोस्तों दरें हैं, उसमें वृद्धि कर देंगे, तेज़ी कर देंगे। तो जब दोस्तों अपनी बैंक रेट में बैंक तेज़ी करेंगे तो दोस्तों लोग बैंकों से पैसा कम लेंगे। जब लोग बैंकों से पैसा कम लेंगे तो लोग दोस्तों पैसे को खर्च कम करेंगे और जब पैसे को खर्च कम करेंगे इससे क्या होगा, इससे दोस्तों बाज़ार में कम पैसा जाएगा और जब भी बाज़ार में कम पैसा जाएगा तो इससे दोस्तों वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाएगी और महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। और इसका दोस्तों उल्टा समझते हैं। दोस्तों उल्टा क्या है कि जब जब आरबीआई एसएलआर को कम कर देगा तो बैंकों के पास पूँजी दोस्तों क्या हो जाएगी, पूँजी कम हो जाएगी। जब भी बैंक अपने पास रिज़र्व के रूप में पैसा कम रखेंगे, जब भी आरबीआई एसएलआर को दोस्तों कम कर देगा, तो इससे बैंक अपने पास पैसा दोस्तों कम रखेंगे और ब्याज दरों में कमी करेंगे और अधिक मात्रा में लोगों को पैसा देंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर बैंक ने कम कर दिया एसएलआर का रेट, तो अब बैंकों को अपने पास कम मात्रा में पैसा को रखना है और अधिक मात्रा में लोगों को पैसा देना है। अब वो चीज़ उल्टा हो गई है, क्योंकि अब इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो आरबीआई है उसने एसएलआर को कम कर दिया है, तो एसएलआर को बैंक को अपने पास फिक्स रूप में रखना ही पड़ता है। तो अब बैंकों को अपने पास पैसा रखना नहीं पड़ेगा। जब बैंक अपने पास पैसे को नहीं रखेंगे तो बैंक दोस्तों वो पैसा भर भर के जनता को देंगे कि लो ले जाओ पैसा ले जाओ। तो इससे दोस्तों लोग पैसा अधिक मात्रा में खर्च करेंगे और जब लोग पैसा अधिक मात्रा में खर्च करेंगे तो दोस्तों वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी और जो भी देश में मंदी का माहौल रहेगा वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हमने इस दोस्तों वीडियो में हमने कंप्लीट मौद्रिक नीति के विषय में दोस्तों समझा है। मौद्रिक नीति के दोस्तों जो भी उपकरण होते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के, मंदी को कंट्रोल करने के, तो उसके विषय में हमने दोस्तों देखा है। तो दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में और जब भी इसका अगला वीडियो दोस्तों होगा उसमें हम दोस्तों मौद्रिक नीति के पार्ट 3 के विषय में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।